तो प्रश्नावली 1.1 में जो सिलेबस आप लोग का है उसमें 1.1 शुरू होगा। इसमें आपको पढ़ना क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड पढ़ना। और पुराना बुक अगर आप लोगों के पास है तो उसमें आप देखेंगे तो 1.1 में कुछ दूसरा चीज दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो नया सिलेबस पढ़ना है 1.1 में पहला स्टार्टिंग कहाँ से करना है, अभाज्य गुणनखंड। कुछ सवाल बोले थे आप लोग ना, पहले क्या था 72 हमने कहा इसका अभाज्य गुणनखंड। तो आप छोटी कक्षाओं में क्या किएगा, इस तरह से कुछ पढ़े होंगे, 2 से भाग करेंगे 36, 18, 9, 3, 1। हमने कहा अभाज्य गुणनखंड करो तो आपको करना क्या चाहिए, इस तरह कर लिए। ये समझो रफ वर्किंग हो गया, आपको समझने की प्रक्रिया में रफ वर्किंग हो गया। अभाज्य गुणनखंड कर दिए कि ये जो अंक आपको दिख रहे हैं इन्हीं अंकों को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। 72 लिखेंगे, 72 के आगे इन्हीं अंकों को लिख देना। ये हो गया 72 का अभाज्य गुणनखंड। और आप लोग में से तमाम लोग क्या किए, इतना किए और इन संख्याओं को लेकर गुणा करके बराबर 72 लिखेंगे। ठीक है, तो वो अलग चीज वो नहीं करना है, आप ये बताना है। आपसे पूछा क्या गया अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको करना क्या, कोई भी अंक है ए टू जेड उसको इस तरह से क्या करेंगे, डिवाइड। जिन अंकों से विभाजित हो रहा है ये सभी अंक 72 के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे और इन्हीं अंकों को गुणे के रूप में लिख देना। ठीक, अगला नंबर क्या 112। अब 112 इसका गुणनखंड करना है तो 2 से करेंगे, 2 × 10, 2 × 6 2 दूनी 4, 2 × 8 16, 14 दूनी 28, 2 7 14 7। एक बात और सुन लीजिए, इसमें और कुछ हम चेंजिंग कर सकते हैं। कैसे चेंजिंग नहीं, मतलब लिखने की प्रक्रिया बदल सकते हैं। कैसे 2 कितनी बार दिख रही है इसमें, और 3 कितनी बार दिख रही है, 2 बार। अब 2 अगर 3 बार दिख रहा है तो इसको घात रूप में लिख सकते हैं। कैसे 2 पर पावर 3, और ये 3 2 बार है ना तो 3 पर पावर क्या जाएगा। मतलब जब आप बुक खोलेंगे एग्जाम्पल में कहीं कहीं आपको मिलेगा इस तरह से, इस तरह मिल गया। और इसका सेकंड स्टेप देखेंगे तो कोई भी अंक अभाज्य गुणनखंड में जितनी बार गुणे के रूप में रहेगा उस अंक पर उतना घात लगा दिया जाएगा। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में भी लिखा जा सकता है और इस रूप में भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से 112 का जब गुणनखंड किए तो क्या हुआ, 112 2 × 2 × 7। अब ये 2 इसमें कितनी बार है, 4 बार। तो 2 पर घाती कितना होगा 4 और गुणे कितना हो गया 7। तो 112 का अभाज्य गुणनखंड। अगला क्या 108 का अभाज्य गुणनखंड करना है 2 से, 2 बचे 10, 2 × 4 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 1 108 का भी हम लोग ने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो 108 बराबर 2 × 2 × 3 × 3 × 3। इसमें भी 2 बार है तो 2 पर घाते हो जाएगा 2, 3 बार है तो 3 पर घाते हो जाएगा 3। तो ये हो गया अभाज्य। अब एक और बात सुन लीजिए, जैसे आज के बाद इनको अभाज्य गुणनखंड करना भी नहीं आना तो एक समस्या होती है। समस्या कैसी, जैसे यहाँ पर 72 है तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या हम इसमें 2 से ही भाग करें, 3 से नहीं दे सकते, या कैसे पता चलता है कि हम 2 से भाग करें या 3 से भाग करें। एक नियम नहीं कर सकते, बस एक समझ सकते हैं कि एक तरीका है जिससे हम समझ पाते हैं कि कोई भी अंक दिया है तो उसको हम किससे भाग दें, कैसे पता चलेगा। तो देखिए ये जो इकाई का अंक नहीं है, अगर इकाई का अंक सम संख्या या फिर शून्य हो। सम संख्या मतलब जैसे कि 2 दिख रहा है,
4 6 8 etc. और क्या हो जाए 0 हो जाए। कोई भी अंक A to Z अगर उसका इकाई का अंक सम है या इकाई का अंक 0 है तो वो किससे कटेगा 2 से। उसके बाद जो अंक मिलेगा फिर 2 से बढ़ाते जाएंगे। मतलब हमें ये जानना है कि कोई अंक दिया है तो हम किससे उसको विभाजित करें। तो अगर इकाई का अंक सम संख्या है या शून्य है तो उसे भाग करें किससे 2 से। अगर इकाई का अंक 1 है 5 है या फिर 7 है तो मैक्सिमम चांस होता है 3 का 5 का और 7 का। तो इकाई का अंक अगर इस तरह से कोई अंक आता है तो उनको विभाजित करने के लिए या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा या तो वह 7 से कटेगा। और अगर इनसे भी नहीं कटता है तो इस तरह से रूट संख्या आते हैं, जैसे 11 हो गया 13 हो गया 17 हो गया, ये भी संख्या आती है। कुछ ऐसी संख्या होती है जो डायरेक्ट करती है, मतलब अगर 17 का वर्ग दिया हो 13 का वर्ग दिया हो 11 का वर्ग दिया हो, अब 11 का वर्ग 121 होता है तो हमने कहा इकाई का अंक अगर 1 है तो 3 से कटेगा, तो ये तो नहीं कटेगा क्योंकि ये किसका वर्ग है 11। तो कुछ ऐसी संख्या होती है जो आपको पहले से पता होना चाहिए कि किसका कौन सा वर्ग होता है। तो ये 8वीं में हम लोग पढ़े। तो ये था कि कोई भी अंक अगर दिया है तो उसको विभाजित करने के लिए स्टार्ट अगर इकाई का अंक सम है या 0 है तो 2 से कटेगा। अगर इकाई का अंक 1 5 7 इस तरह से दिया हुआ है या 9 दिया हुआ है, 9 हो सकता है 9, तो या तो वो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। इस बात को दिमाग में रखना है। अभी कुछ समस्या बताओ। आवाज वर्गखंड में कोई दिक्कत नहीं आया आप लोगों को? तुम लोग मुंह करके बैठे ना रहो, यस या नो बोलो। हाँ अब देखिए ये आभाज्य गुणनखंड पूछने के साथ साथ अब इसमें प्रक्रिया बढ़ा देगा क्या, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। वैसे इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, समापवर्त। और इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त ये पढ़ चुके हैं, छोटे कक्षाओं पढ़े होंगे। अब अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, अब हम सीखेंगे कि किस तरह से ये निकाला जाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में कुछ अंकों को लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 24 और एक अंक ले लेते हैं 36, ये दो अंक। अब इन दोनों अंकों का हमें निकालना है एचसीएफ, लेकिन किस विधि से, आभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अगर आभाज्य गुणनखंड विधि से हमें 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम 24 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब अगर 24 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। इस तरह से लीजिए 24 का आभाज्य, 36 का आभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 36 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे 4 9 36 होता है, तो 4 का हो गया 2 गुणे 2 और 9 का हो गया 3 गुणे 3। इस तरह 36 का गुणनखंड हो गया। देखिए एचसीएफ निकालने का नियम क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 तथा 36 का एचसीएफ वर्ग। एचसीएफ निकालने का नियम यह है कि जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, दोनों संख्याओं का आभाज्य गुणनखंड जो किया गया है, कितनी संख्याएं दोनों में समान रूप से मैच कर रही हैं, दोनों में समान रूप से मिले। जो अंक दोनों में समान रूप से मिलेगा उन्हीं अंकों को हमें ले लेना है। जैसे कि 2 2 मिल रहा है तो 1 2 को ले लेना है, 2 मिल रहा है दूसरी बात लिख लेते हैं, 1 3 मिल रहा है इसको भी लिख लेंगे। अब ये देखिए ये 2 और ये 3 छूट गया, क्यों? क्योंकि इनका मैच नहीं हो पा रहा, ये अकेले बच गए।
आभाज्य गुणनखंड में मिलेगा उन्हीं अंकों को केवल एक बार लिखना है। अब जैसे यहाँ 2 2 3 दो बार है, तो दोनों में जो मैच करेगा उसको एक ही बार लिख लेना है। तो ये गुणे के रूप में लिख लिया। अब इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 तिया के 12, अर्थात 24 36 का एचसीएफ निकला 12। तो इस तरह से एचसीएफ निकल गई। अगर इसी सवाल में आपसे एलसीएम पूछ ले, दोनों पूछ ले, भाई एचसीएफ भी और एलसीएम भी दोनों ज्ञात करना है, तो एचसीएफ तो आपने ज्ञात कर लिया, अब आपको एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, तथा 24 योग 36 का एलसीएम बराबर। अब आपको क्या करना है, एलसीएम में बस आपको यही करना है कि एचसीएफ में जिन अंकों को हम लिए थे उन्हें लिख लेना है, और जो अंक छूट गए थे जैसे कि 2 और 3 इनका जोड़ा नहीं बना था, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया था, किसके लिए, एचसीएफ के लिए, जब एचसीएफ निकालेंगे। तो अब जब एलसीएम निकालेंगे तो वे अंक जो दोनों में मिल रहे हैं उन्हें लिखेंगे। तो यहाँ लिखे हैं, इसी को पहले नोट कर लीजिए। अब जिन अंकों को हम लोग छोड़ दिए थे उन्हें दोबारा लिख लेना है। अब 2 छोटे थे 2 लिख लिए, और 3 छोड़े थे 3 लिख लिए। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 72। तो इस तरह से 24 और 36 का एलसीएम कितना हो गया 72, और एचसीएफ कितना हो गया 12। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो दो संख्या है 24 और 36, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सर्वप्रथम 24 का अभाज्य गुणनखंड कर दे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 36 का अभाज्य गुणनखंड कर दे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर जब एचसीएफ निकालना है तो उन अंकों को एक बार लिखेंगे जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में मिलेंगे। तो 2 2 और 3 मिला, उसको गुणे के रूप में लिख लिया और गुणा कर दिया। तो एचसीएफ क्या हो गया 12, ये हमारा हो गया आंसर। फिर एलसीएम भी निकालना है, तो एलसीएम के लिए प्रक्रिया यह होती है कि जो अंक दोनों में मिल रहा है उसको लिख लेंगे, और जो अंक दोनों में मैच नहीं करेगा, अलग रहेगा, उन अंकों को दोबारा से लिख लेंगे, और इस तरह से टोटल गुणा करें तो कितना हो गया 72। ये हो गया आपका आंसर। तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल। अब आप सवाल लिखिए।